रात के 10 बज रहे थे। चैत्र का महीना अपनी पूरी रंगत पर था। दिन भर की तपती धूप के बाद रात की हवा में गेहूं की पकी हुई बालियों की वो मीठी और सौंधी खुशबू तैर रही थी, जो एक किसान के लिए दुनिया के किसी भी इत्र से कीमती होती है। पूरे गांव में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा था। घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और गलियों में केवल आवारा कुत्तों की कभी कभी सुनाई देने वाली रोने जैसी आवाजें गूंजती थी। खेतों की ओर जाने वाली पगडंडी पर झिंगुरों का एक स्वर में बजना उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रहा था। राधे अपनी पुरानी लोहे की लालटेन हाथ में लिए संभल संभल कर चल रहा था। लालटेन की कांच धुंधली पड़ चुकी थी, जिससे निकलने वाली मध्यम पीली रोशनी जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थी। राधे की अपनी ही परछाई कभी उसके सामने खड़ी हो जाती तो कभी बगल के सूखे पेड़ों पर चढ़ती हुई दिखती। आज रात कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही है। जब वो अपने खेत की सीमा पर पहुंचा तो उसे दूर से एक छोटी सी आग जलती दिखी। मचान के नीचे धुनी जल रही थी और वहां धुएं के बीच दो साए बैठे दिखाई दिए। वे सुरेश और रामू थे। अरे भाइयों, तुम लोग अभी तक जागे हो? इस सुनसान रात में यहां मचान के नीचे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हो, जैसे कोई भारी आफत सिर पर आने वाली हो? आफत ही समझो राधे भाई। अपनी आंखों से देख नहीं रहे, ये गेहूं की बालियां अब सोने जैसी चमकने लगी हैं। फसल पूरी तरह पककर तैयार है। कटाई भी कई जगह शुरू हो गई है। पर सच कहूं तो जब तक ये अनाज बोरी में बंद होकर घर न पहुंच जाए, मेरा कलेजा धक धक करता रहता है। अरे सुरेश, इतना क्यों डरता है? तूने तो हमेशा बहादुरी की बातें की हैं। आज क्या हो गया? डर बहादुरी का नहीं राधे, डर नीयत का है। दुश्मन की नजर फसल पर बहुत जल्दी लगती है। अगर किसी जलनखोर ने रंजिश में आकर अंधेरे का फायदा उठाकर बस एक तीली जला दी, तो हमारी साल भर की मेहनत, हमारे बच्चों की रोटी सब एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। बस इसी अनहोनी के डर से पहरा दे रहे हैं। बात तो तू 16 आने सच कह रहा है सुरेश। गांव की हवा में भी आजकल कुछ खोट लग रहा है। खैर, तू अकेला नहीं है। चल, आज की रात मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूं। अकेले में इंसान का दिमाग भी भटकने लगता है और डर भी पैर पसारता है। 3 लोग रहेंगे तो पहरा भी मजबूत होगा और बातें भी होंगी। बस उस ऊपर वाले से यही विनती है कि सबकी मेहनत सफल हो जाए। किसान का पेट भरेगा तो ही दुनिया का पेट भरेगा। सबका अनाज सही सलामत खलिहान तक पहुंच जाए, यही प्रार्थना है। तीनों आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। आग की लपटें उनके चेहरों पर नाच रही थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उनकी बातें भी उतनी ही गंभीर और डरावनी होने लगीं। अरे रामू, तूने उस बात पर गौर किया जो कल हाट में चर्चा का विषय थी? तूने सुना कि बगल वाले गांव मदनपुर में कल रात क्या अनर्थ हुआ? नहीं भाई, मैं तो कल जल्दी सो गया था। क्या हुआ वहां? कोई चोरी वोरी हुई क्या? चोरी होती तो दुख कम होता रामू। किसी पापी ने रात के घने अंधेरे में चुपके से सुखावन के खेत में आग लगा दी। सुखावन, जो बेचारा दिन रात एक करके अपनी विधवा मां और छोटे भाइयों के लिए फसल पाल रहा था, देखते ही देखते उसकी 5 बीघे की खड़ी फसल राख के ढेर में बदल गई। आज सुबह मैंने सुना कि बेचारे सुखावन का रो रो कर बुरा हाल है। वो पागलों की तरह राख को मुट्ठियों में भर रहा है। हाय रे, 6 महीने की हाड़-तोड़ मेहनत, ठंड में रातों को जागकर दिया हुआ पानी, बच्चों का निवाला, किसी ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। उस गरीब पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। इंसान इतना गिर कैसे सकता है? रामू, तू चिंता मत कर। हमारे खेत की तरफ अगर कोई बदनीयत से बढ़ा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी मजबूत लाठी देख रहा है, ये ऐसे ही नहीं पकड़ी है मैंने। मैं उसकी हड्डियां सुरमे की तरह पीस दूंगा। नहीं राधे, इतना उत्तेजित मत हो। जान से मारने की बात करना आसान है, पर उसका अंजाम बुरा होता है। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हां, हमें इतना सतर्क तो रहना ही होगा कि कोई परिंदा भी हमारे खेत की तरफ बिना अनुमति के पर न मार सके। उनकी बातों का सिलसिला जारी था कि अचानक खेत के उत्तरी कोने से कुछ सरसराहट की आवाज आई। सूखे पत्तों के चटकने की आवाज ने तीनों को चौकन्ना कर दिया। राधे ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। रोशनी की एक हल्की लकीर दूर तक गई और वहां उन्हें
एक सफेद बकरी दिखाई दी। वो धीरे धीरे गेहूं के पौधों के बीच चल रही थी। अरे, इस वक्त आधी रात को ये बकरी यहाँ कहाँ से आई? कौन ऐसा सिरफिरा है जो इस समय अपनी बकरी चराने निकला है? क्या किसी को होश नहीं है? अरे रामू, तू बातें क्या देख रहा है? जा जल्दी, उसे वहां से भगा, वरना वो भूखी बकरी सारा अनाज चर जाएगी और जो नहीं खाएगी उसे पैरों तले रौंद कर खराब कर देगी। रामू अपनी लाठी उठाकर उठा और हुर्र हुर्र की आवाज करता हुआ बकरी की तरफ दौड़ा। बकरी बहुत तेज नहीं भाग रही थी, वो बस रामू से 4-5 कदम आगे आगे चल रही थी। रामू को लगा कि वो उसे पकड़ लेगा। बकरी एक घनी झाड़ी के पीछे मुड़ी। रामू जैसे ही उस झाड़ी के दूसरी तरफ पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई बकरी नहीं थी। झाड़ी के पीछे सिर्फ खाली जमीन और धूल थी। अरे, ये क्या बला है? अभी तो वो यहीं थी, कहाँ गई? कोई गड्ढा भी नहीं है यहाँ तो। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो कांपते हुए वापस मचान पर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। भाइयों, वो बकरी, वो तो हवा में गायब हो गई। मैंने अपनी आंखों से उसे झाड़ी के पीछे जाते देखा, पर दूसरी तरफ कुछ नहीं था। वो कहीं भाग नहीं सकती थी, वो तो बस धुआं बनकर उड़ गई। अबे ओ रामू, तुझे पक्का नींद आ रही है। तू बेटा बेटा झपकी ले गया होगा और सपना देख लिया। भला जीती जागती बकरी भी कहीं गायब होती है? तू बस थक गया है भाई। हंसी मत थोड़ा सुरेश, माहौल ठीक नहीं है। मैंने भी सुना है कि पिछले साल पास के गांव में एक किसान रात को अकेले खेत काट रहा था। कहते हैं कि अगली सुबह से उसकी चाल और उसका स्वभाव एकदम बदल गया। वो इंसानों जैसी बातें नहीं करता था। लोग कहते हैं उसे किसी साए ने वश में कर लिया था। राधे, तू भी इन दकियानूसी और अंधविश्वास वाली बातों को हवा दे रहा है। अगर तू भी ऐसी डरावनी बातें करेगा तो ये रामू तो अभी यहां से डर के मारे भाग खड़ा होगा। हमें हिम्मत बांधनी चाहिए, न कि भूतों की कहानियां सुनानी चाहिए। सुरेश अभी रामू को समझा ही रहा था कि अचानक एक भारी भरकम बैल खेत के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। वो सफेद रंग का विशाल बैल था, जिसके सींग बहुत नुकीले थे। वो बड़े इत्मीनान से गेहूं की बालियों को चबा रहा था। सुरेश, अब तू जा, देख वो कितना बड़ा बैल है। अब तू ही हिम्मत दिखा, मैं तो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। देख रामू, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। मैं ही जा रहा हूं, तू बस यहीं बैठ और तमाशा देख। बैल ही तो है, 2 डंडे खाएगा तो अपने आप भाग जाएगा। सुरेश अपनी लाठी को मजबूती से पकड़कर बैल की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि मौसम की ठंडक अचानक बढ़ गई है। बैल शांत खड़ा उसे ही देख रहा था। जैसे ही सुरेश ने बैल को हाँकने के लिए लाठी हवा में लहराई, बैल ने अपनी भारी गर्दन घुमाई। सुरेश का हाथ हवा में ही जम गया। बैल धीरे से 2 कदम आगे बढ़ा और सुरेश की आंखों के सामने ही धुंधला होने लगा। पलक झपकते ही वो विशालकाय जानवर हवा में विलीन हो गया। सुरेश के हाथ से लाठी गिरते गिरते बची। वो बेतहाशा भागता हुआ वापस मचान पर आया। राधे, रामू, ये क्या बवाल है? वो बैल, वो कहां गायब हो गया? वो कोई जानवर नहीं था, वो तो कोई शैतानी रूह थी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। मैंने कहा था ना, जब मैं बकरी भगाने गया था तब भी यही हुआ था। वो भी गायब हो गई थी और ये बैल भी गायब हो गया। ये खेत शापित है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ तुम दोनों। तुम लोग शायद बहुत ज्यादा थक गए हो और डर की वजह से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है ये भगवान ही जाने। एक काम करो, तुम दोनों मचान पर जाकर सो जाओ। मैं अकेला जागता रहूंगा और फसल की देखरेख करूंगा। मेरी नजरें तेज हैं। नहीं राधे, हम नहीं सोएंगे। अगर हम सो गए और तू भी डर के मारे भाग गया तो, या फिर वो चीज हमें नींद में ही उठा ले गई तो, हम साथ ही जागेंगे। वे तीनों फिर से एक साथ सटकर बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें अब आग पर नहीं बल्कि चारों ओर के अंधेरे पर थीं। अचानक वही सफेद बकरी दोबारा प्रकट हुई और बड़े आराम से
अनाज खाने लगी। देखो, वो बकरी फिर आ गई है। मैं तो अब मर के भी उसे भगाने नहीं जाऊंगा। इस बार हम तीनों साथ मिलकर जाएंगे। देखते हैं ये बकरी और बैल का क्या मामला है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है या ये कुछ और है? चलो। तीनों अपनी अपनी लाठियां लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। वे अभी उस बकरी से कुछ ही दूर थे कि उनके सामने का दृश्य बदल गया। बकरी अचानक एक बैल में बदली। बैल फिर एक काले धुएं के बवंडर में बदल गया। उस धुएं के बीच से एक औरत की आकृति उभरी। वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी त्वचा जली हुई और काली थी और उसकी आंखों से नफरत की लपटें निकल रही थी। तभी वातावरण में पायल की छन छन आवाज गूंजी जो कानों को चीर रही थी। इतनी हिम्मत? इस अनाज की रखवाली कर रहे हो? चाहे तुम कितनी भी लाठियां भांज लो, आज ये अनाज जलकर राख होकर रहेगा। मैं इस पूरे खेत में आग लगाकर ही दम लूंगी। कौन है तू? हमारे सामने आ। तू अगर अनाज जलाने आई है तो समझ ले कि तुझे हमसे टकराना होगा। अगर दम है तो असली रूप में सामने आ। अचानक रोशनी का एक धमाका हुआ और वो औरत उनके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मैं भूमि हूं। देखो, मैं आ गई। अब बताओ, तुम्हें कौन बचाएगा और तुम्हारे इस प्यारे अनाज को कौन बचाएगा? भूमि, तुम कौन हो और हमारा क्या बिगाड़े तुमसे? हम तो गरीब किसान हैं। हमारा अनाज क्यों जलाना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं बिगाड़ा, पर इस गांव के लोगों ने बिगाड़ा है। 10 साल पहले मेरा भी ऐसा ही लहलहाता खेत था। मेरी एक छोटी सी कुटिया थी, पर गांव के कुछ रंजिश रखने वाले लोगों ने रात के अंधेरे में मेरे खेत और मेरी कुटिया में आग लगा दी थी। उस आग में मेरा सारा अनाज जल गया और मैं भी उसी कुटिया में तड़प तड़प कर मर गई। तब कोई मुझे बचाने नहीं आया था। आज मैं किसी का घर खुशियों से भरने नहीं दूंगी। उसने अपने हाथ का एक इशारा किया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन तीनों किसानों को उठाकर हवा में फेंक दिया। वे बेबस होकर हवा में लटक रहे थे और उनका दम घुट रहा था। तभी खेत के बीचों बीच एक और प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। वो प्रकाश शीतल और सफेद था। उस प्रकाश के बीच से गांव के पुराने मुखिया जी की आत्मा प्रकट हुई। मुखिया जी वही थे जो 5 साल पहले गुजर चुके थे और अपनी न्याय प्रियता के लिए जाने जाते थे। रुक जा भूमि, बस कर। ये बच्चे नादान हैं, इन्हें छोड़ दे। मुखिया जी के कहते ही तीनों किसान जमीन पर आ गिरे। वे खांसने लगे और अपनी जान बचने पर लंबी सांसें लेने लगे। भूमि की क्रोधित आत्मा मुखिया जी को देखकर ठिठक गई। मुखिया जी, आप यहाँ? क्या आपने भुला दिया? 10 साल पहले जब मैं जिंदा जली थी तब किसी ने मुझसे हाल नहीं पूछा था। मुझे इंसाफ नहीं मिला। भूमि, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। तुम्हारा दुख पहाड़ जैसा बड़ा है, लेकिन इन मासूम किसानों की क्या गलती है? ये तो खुद मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये वही कर रहे हैं जो तुम 10 साल पहले कर रही थीं, अपने अनाज की रक्षा, ताकि कोई दुष्ट उसे जला ना दे। अगर तुम इनका अनाज जलाओगी तो तुम भी उसी दुष्ट आदमी जैसी बन जाओगी जिसने तुम्हारी जान ली थी। भूमि कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों की नफरत धीरे धीरे कम होने लगी। किसान का पसीना अनमोल होता है भूमि। इसमें उनका खून, उनकी उम्मीदें और उनके बच्चों का भविष्य होता है। जाओ, अपनी आत्मा को शांत करो और इन मेहनतकशों को क्षमा करो। भूमि ने राधे, सुरेश और रामू की ओर एक अंतिम बार देखा। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वो बिना कुछ बोले गायब हो गई। मुखिया जी, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। अगर आप आज समय पर नहीं आते तो हम तो आज जान से हाथ धो बैठते। हमारा अनाज तबाह हो जाता और हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाते। जीते रहो बच्चों। याद रखना, जिस अनाज में किसान का खून पसीना लगा होता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। तुम इसके हकदार हो। जाओ, अब आराम से अपनी फसल देखो। मैं भी यहीं अदृश्य रूप में तुम्हारे साथ हूं
अब कोई दुष्ट इस अनाज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा।